दोस्तों राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा, राम राम सभी को। दोस्तों आप सभी का कान्हा एजुकेशन में और हमारे संघर्ष बैच में स्वागत है। दोस्तों हम इतिहास विषय के अंदर दोस्तों कल रावल रतन सिंह को पढ़ा था और रावल रतन सिंह के दोस्तों क्या है केसरिया के बारे में अध्ययन किया था। हमने अंतिम बिंदु ये पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है दोस्तों चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। 1303 ईस्वी में क्या है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है दोस्तों चित्तौड़ पर अधिकार किया था। अब इसने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया दोस्तों और चित्तौड़ का नामकरण क्या है दोस्तों करके चला गया। चित्तौड़ पर अधिकार किया, चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद दोस्तों क्या है चित्तौड़ का नाम भी बदला था। चित्तौड़ के अंदर जो निर्माण भी करवाए थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया था दोस्तों कल। अब हम दोस्तों क्या है आगे बढ़ेंगे क्योंकि 1303 ईस्वी में रावल शाखा का जो अंतिम शासक था दोस्तों रावल रतन सिंह, रतन सिंह जी क्या है दोस्तों वीर गति को प्राप्त हो गए थे। क्या हो गए थे दोस्तों रतन सिंह जी वीर गति को प्राप्त हो गए थे और ये दोस्तों क्या थे रावल शाखा के अंतिम शासक थे दोस्तों। यानी कि इनका कोई वंशज अब बच्चा नहीं था जो क्या है मेवाड़ की गद्दी पर वापस क्या है अलाउद्दीन खिलजी का जो भी कार्यभार संभाल रहा है चित्तौड़ का, इनके नेतृत्व में दोस्तों क्या है अलाउद्दीन खिलजी ने जिसको भी कार्यभार सौंपा है किसका चित्तौड़ दुर्ग का, उसको गद्दी से हटाकर क्या है वापस गद्दी पर बैठे दोस्तों। तो रावल रतन सिंह जी तो क्या है दोस्तों वीर गति को प्राप्त हो गए। अब ये वीर गति को प्राप्त हुए तो दोस्तों क्या है गुहिल राजवंश की जो नींव है दोस्तों वो नींव तो किसने रखी थी, बात की थी हमने मेवाड़ के अंदर बप्पा रावल ने रखी थी। और रावल रतन सिंह जी के आते ही दोस्तों वीर गति के प्राप्त होते ही दोस्तों क्या है गुहिल राजवंश जो मेवाड़ पर शासन करता था वो मेवाड़ पर अब क्या है शासन नहीं हो रहा है। वापिस कब शासन होगा दोस्तों, तो ये वापिस शासन होगा 1326 से दोस्तों। कब से होगा 1326 से होगा। तो हमें 1303 ईस्वी से लेकर दोस्तों क्या है 1326 ईस्वी तक क्या है हमें अध्ययन करना है कि किसने मेवाड़ पर शासन किया था और किसके नेतृत्व में शासन चल रहा था मेवाड़ पर दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी 1303 ईस्वी में दोस्तों चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और अपने पुत्र दोस्तों किसको खिजर खां को क्या है दोस्तों यहाँ का दोस्तों क्या है शासक नियुक्त करता है। क्या करता है दोस्तों शासक नियुक्त करता है। यानी कि दोस्तों क्या है जो दुर्ग रक्षक है वो दुर्ग रक्षक क्या है नियुक्त करता है। किसको करता है दोस्तों खिजर खां को करता है। ये खिजर खां भी दोस्तों क्या है यहाँ मेवाड़ पर शासन करता है और इसका जो शासन काल है दोस्तों वो 1303 ईस्वी से लेकर दोस्तों 1313 ईस्वी तक रहता है। कब तक रहता है दोस्तों ध्यान देखना 1303 ईस्वी से 1313 तक दोस्तों क्या है चित्तौड़ पर शासन करता है खिजर खां। लेकिन क्या है दोस्तों 1313 ईस्वी के अंदर क्या है दोस्तों दिल्ली से समाचार आते हैं खिजर खां के पास। समाचार ये आते हैं कि जो आपके पिताश्री हैं अलाउद्दीन खिलजी, अब इनके लिए खिजर खां के लिए तो पिताश्री ही होंगे अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के समाचार पहुंचते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की क्या है दोस्तों तबियत खराब हो चुकी है, बहुत ही बीमार हो चुके हैं, अंतिम अवस्था में है भगवान को प्रिय होने के लिए, अंतिम अवस्था में है भगवान के पास पहुंचने के लिए। तो आप क्या है मेवाड़ से सीधे ही क्या है दोस्तों दिल्ली पहुंचो और दिल्ली कहां पर पहुंचना है अलाउद्दीन खिलजी के पास। उनकी अंतिम इच्छा है कि वो आपसे मिले और आपसे क्या है मन की बात करे। ये क्या है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का जो भी सेना जो भी आता है इनके पास सूचना लेकर वो कहता है और खिजर का है क्या है 1313 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के पास चले जाते हैं। अब 1313 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के पास जाते हैं तो क्या मेवाड़ पर कोई तो होगा जो मेवाड़ के दुर्ग का जो चित्तौड़ दुर्ग है उसका रक्षक तो होगा, कोई होगा जो चित्तौड़ दुर्ग के अंदर दोस्तों क्या है कार्य नीति अपनाएगा, कार्य को बनाए रखेगा, जो नीतियां हैं चल रही हैं उनको बनाए रखेगा। यानी कि शासन व्यवस्था चलाने के लिए कोई तो होगा। अब कोई होगा तो ये बना के जाएंगे खिजर खां, जिसको ही बना के जाएंगे दुर्ग रक्षक वही क्या है दोस्तों इस दुर्ग की रक्षा करेगा और यहाँ पर क्या है शासन व्यवस्था चलाएगा। अब खिजर खां ऐसे तो ही किसी को
क्या है दोस्तों, शासक बनाकर या शासक नियुक्त तो नहीं करके जा सकता, उसी को बनाएगा जो या तो किसी राज्य का शासक रह चुका है या राज्य का शासक है, या फिर किसी शासक का क्या है कोई भाई है तो उसको बनाएगा। तो खिजर खा दोस्तों क्या है, जो हमारा जालोर है दोस्तों, इस जालोर के अंदर दोस्तों, कहाँ के दोस्तों, जो जालोर है, जालोर के दोस्तों एक शासक थे, शासक का नाम आता है दोस्तों मालदेव चौहान। क्या नाम आता है दोस्तों, जालोर के एक शासक थे कानड़ देव सोनगरा दोस्तों, उसके एक भाई थे दोस्तों मालदेव चौहान। तो जालोर के दोस्तों एक कानड़ देव सोनगरा शासक थे। कौन थे दोस्तों, कानड़ देव सोनगरा। कानड़ देव सोनगरा के दोस्तों क्या है, एक भाई थे कानड़ देव सोनगरा के दोस्तों, ध्यान रखना, कानड़ देव सोनगरा के एक भाई थे दोस्तों। तो कानड़ देव सोनगरा के जो भाई थे, भाई का नाम दोस्तों ध्यान रखना मालदेव चौहान था। क्या नाम था दोस्तों, मालदेव चौहान। इन मालदेव चौहान को दोस्तों क्या है, मुच्छालारा राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुच्छालारा राजा भी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बड़ी मूछें रखते थे, इसलिए इन्हें क्या है मुच्छालारा राजा भी कहा जाता है दोस्तों। मालदेव चौहान, इन मालदेव चौहान को क्या है दोस्तों, खिज्र खां मेवाड़ का क्या है दोस्तों शासक नियुक्त करके जाता है, दुर्ग रक्षक के रूप में क्या है नियुक्त करके जाता है, और कहता है कि मैं अभी क्या है दिल्ली जा रहा हूं, मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, तब तक मैं वापस ना आऊं, जब तक क्या है आपको इस चित्तौड़ दुर्ग की क्या है रक्षा करनी है, यहाँ का जो शासन प्रणाली है उसको संभालना है, और यहाँ पर क्या है आपको शासन करना है। ये मालदेव चौहान को दोस्तों क्या है चित्तौड़ दुर्ग सौंप के चला जाता है। क्या जाता है दोस्तों, चित्तौड़ दुर्ग सौंप कर चला जाता है। क्या करता है दोस्तों, चित्तौड़ दुर्ग सौंप कर चला जाता है। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग सौंप कर गया है तो मालदेव शासन करेंगे दोस्तों। मालदेव के बारे में हमने बात की थी कि मालदेव दोस्तों क्या है, जालोर के कानड़ देव सोनगरा के भाई थे। किसके दोस्तों, कानड़ देव सोनगरा के भाई थे। इन्हें मुच्छालारा राजा भी कहा जाता है। चित्तौड़ दुर्ग इनको क्या है खिज्र खां ने सौंपा था दोस्तों, शासन नियुक्त किया था इनको शासक यहाँ का। अब दोस्तों बात करते हैं तो मालदेव चौहान दोस्तों मेवाड़ के ऊपर कितने वर्षों तक दोस्तों क्या है शासन करता है, कब तक शासन करता है दोस्तों, तो ध्यान रखना मालदेव चौहान दोस्तों 1313 ईस्वी से लेकर दोस्तों क्या है 1320 ईस्वी तक दोस्तों क्या है मेवाड़ का क्या है दोस्तों कार्यभार संभालते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, मेवाड़ का कार्यभार संभालते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, संभालते हैं। क्या करते हैं, जो मेवाड़ का कार्यभार है ये कार्यभार क्या है दोस्तों संभालते हैं। कब से कब तक संभालते हैं दोस्तों, 1313 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक मेवाड़ का कार्यभार संभालते हैं दोस्तों। अभी भी 6 वर्ष कम पड़ रहे हैं, तो यानी कि इन 23 वर्षों के अंदर मेवाड़ के अंदर चित्तौड़ दुर्ग पर दोस्तों क्या है 3 दुर्ग रक्षक के रूप में चुने गए। पहला खिज्र खां चुना गया, इसके बाद मालदेव चौहान को क्या है खिज्र खां ने चुना था। अब मालदेव 1320 ईस्वी में क्या है ये भी भगवान को प्रिय हो गए थे, भगवान के पास चले गए थे दोस्तों। इसके बाद मालदेव चौहान का पुत्र बनता है दोस्तों, मालदेव चौहान का पुत्र का नाम है जैसा सिंह या बनवीर दोस्तों। वो बनता है 1320 में और 1326 तक शासन करता है। और 1326 के अंदर दोस्तों क्या है जो सिसोदा जागीर है वहां का जो हमीर राजा था, सिसोदा जागीर का जो जागीरदार हमीर था वो यहाँ पर आता है शासन करता है। क्या क्या बात होती है वो अब हम देखते हैं दोस्तों अब देखना मैं एक समय बता रहा हूँ किन किन समय पर क्या है दोस्तों मेवाड़ पर शासन किया, किन किन लोगों ने किया, फिर हम बात आगे बढ़ते हुए चलेंगे दोस्तों। तो ध्यान रखना 1302 से 1303 तक दोस्तों किसने, रावल रतन सिंह ने क्या है दोस्तों शासन किया था मेवाड़ पर, चित्तौड़ के राजा थे दोस्तों। 1303 के अंदर दोस्तों क्या है अलाउद्दीन खिलजी अधिकार करता है और 1303 से 1313 तक दोस्तों क्या है मेवाड़ पर खिज्र खां रहता है। कौन रहता है दोस्तों, खिज्र खां रहता है। इसके बाद दोस्तों 1313 ईस्वी में खिज्र खां चित्तौड़ चला जाता है और 1313 ईस्वी के अंदर दोस्तों क्या है जो हमारे सोनगरा चौहान थे
मालदेव चौहान उनको क्या है यहाँ का कार्यभार सौंपता है और कार्यभार सौंपकर क्या दोस्तों कहाँ चला जाता है, दिल्ली। तो कौन बनेगा दोस्तों 1313 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक दोस्तों शासक, तो मालदेव चौहान बनेगा। कौन बनेगा दोस्तों, मालदेव चौहान बनेगा। अब मालदेव चौहान बन गए दोस्तों, तो ये भी क्या है 1320 ईस्वी के अंदर भगवान को प्यारे हो गए थे। तो 1320 के बाद इनका बेटा बनता है शासक दोस्तों, वो चलाता है 1326 तक। क्या चलाता है दोस्तों, 1326 तक। इनके पुत्र का नाम है दोस्तों जैसा सिंह। क्या नाम है दोस्तों, जैसा सिंह नाम है। और कहीं कहीं आपको बनवीर नाम भी देखने को मिलेगा इनका। क्या नाम मिलेगा दोस्तों, बनवीर नाम भी देखने को मिलेगा। बाकी जैसा सिंह नाम है, लेकिन कहीं कहीं दोस्तों क्या है, कुछ इतिहासकार ने जैसा सिंह नाम ना देखकर बनवीर नाम दिया है दोस्तों। ठीक है, ये बात हमने की है कि 1320 ईस्वी से 1326 ईस्वी तक क्या है दोस्तों, जैसा सिंह बनवीर शासन करता है। 1326 ईस्वी के अंदर दोस्तों देखना कि जो सिसोदा जागीर है दोस्तों, कौन सी जागीर, सिसोदा जागीर दोस्तों। इस सिसोदा जागीर को बसाने वाले कौन थे दोस्तों, तो राहप ने बसाई थी। किसने बसाई थी दोस्तों, राहप ने बसाई थी। और राहप ने एक शाखा भी चलाई थी दोस्तों, जिसे हमने क्या है, राणा शाखा कहा था। क्या कहा था दोस्तों, राणा शाखा कहा था। और इस राणा शाखा का उपनाम था दोस्तों सिसोदा शाखा। कौन सा, सिसोदिया शाखा या सिसोदिया नाम था दोस्तों। ठीक है, यानी कि इसका उपनाम सिसोदा शाखा कहे या सिसोदिया शाखा कहते वो है दोस्तों। तो राणा शाखा के दोस्तों ध्यान रखना संस्थापक तो राहप थे, और राहप ने क्या है, सिसोदा जागीर चले। ठीक है दोस्तों, सिसोदा बसाया था गांव और सिसोदा जागीर थी। तो इस राहप के दोस्तों जो वंशज हुए थे, उस वंशज के बारे में हमने बात की थी रावल रतन सिंह के समय के। एक लक्ष्मण सिंह जी थे। कौन थे दोस्तों, लक्ष्मण सिंह जी थे। और लक्ष्मण सिंह जी के दोस्तों कितने, 7 पुत्र भी क्या है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के साथ क्या है दोस्तों, युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इनके 7 पुत्र। और इन लक्ष्मण सिंह का दोस्तों एक पोता था दोस्तों, जिसे हम पौत्र भी कहते हैं दोस्तों। क्या है, तो उसका नाम था दोस्तों हमीर। क्या नाम था दोस्तों, हमीर नाम था। और यहाँ के दोस्तों जो राजा हुआ करते थे, सिसोदा जागीर के जो शासक थे, वो अपने नाम के आगे दोस्तों क्या है, राणा लगाते थे। इसलिए ये क्या थे दोस्तों, राणा हमीर थे। कौन थे दोस्तों, राणा हमीर थे। और राणा हमीर के पिता का नाम दोस्तों ध्यान रखना अरि सिंह था। क्या नाम था दोस्तों, इनके पिता का नाम अरि सिंह था। क्या नाम था दोस्तों, अरि सिंह। अब बात यह स्पष्ट होती है कि जो अरि सिंह है सिसोदा जागीरदार, अरि सिंह जी थे सिसोदा के जागीरदार, क्योंकि अपने पिताजी की मृत्यु के बाद सबसे बड़े पुत्र यही थे अरि सिंह जी। और अरि सिंह जी दोस्तों जो जागीरदार हैं, इनका पुत्र है राणा हमीर। राणा हमीर क्या करता है दोस्तों, अपने दादाजी और अपने चाचाओं का बदला लेने के लिए, किनका दोस्तों, अपने दादाजी का, और दादाजी के साथ ही साथ दोस्तों क्या है, अपने चाचाओं का। और चाचा भी कितने दोस्तों, 7 चाचा हैं। अपने दादाजी और चाचाओं का क्या है दोस्तों, बदला लेने के लिए चित्तौड़ के ऊपर दोस्तों क्या है, इस जैसा सिंह या बनवीर पर क्या है दोस्तों, आक्रमण करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, आक्रमण करते हैं। और आक्रमण, ऐसा आक्रमण करते हैं, अब इनके पास सैनिक कम होने के बावजूद भी, इनके पास दोस्तों क्या है, सैनिक कम होने के बावजूद भी, संसाधन कम होने के बावजूद भी क्या है दोस्तों, मेवाड़ के ऊपर दोस्तों, चित्तौड़ के ऊपर क्या है, आक्रमण करते हैं। और इस जैसा सिंह या बनवीर को क्या है दोस्तों, पराजित कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, पराजित कर देते हैं। और राणा हमीर दोस्तों क्या है, मेवाड़ के अंदर दोस्तों क्या है, वापिस क्या है दोस्तों, गुहिल वंश की क्या है दोस्तों, स्थापना करते हैं। किसकी दोस्तों, गुहिल वंश की तो स्थापना करते ही करते हैं, साथ ही साथ अपनी दोस्तों क्या है, इस राणा शाखा की भी क्या है दोस्तों, स्थापना करते हैं मेवाड़ में। किसकी दोस्तों, इस राणा शाखा की भी क्या है, स्थापना करते हैं। अब दोस्तों ध्यान रखना, जब रावल रतन सिंह जी जो रावल शाखा के अंतिम शासक थे दोस्तों, उसके बाद मेवाड़ के अंदर, चित्तौड़ के अंदर दोस्तों क्या है, राणा शाखा प्रारंभ होती है। तो मेवाड़ के अंदर दोस्तों राणा शाखा के संस्थापक कौन है, तो मेवाड़ के अंदर राणा शाखा के संस्थापक दोस्तों राणा हमीर है। और यदि प्रश्न आपसे ये पूछ ले
कि राणा शाखा के संस्थापक कौन है दोस्तों, तो ध्यान रखना राहप है। लेकिन ये पूछ ले कि मेवाड़ के अंदर राणा शाखा का संस्थापक कौन है, तो राणा हमीर है, क्योंकि सिसोदा जागीर से निकलकर क्या है, चित्तौड़ पर दोस्तों जैसा सिंह या बनवीर पर आक्रमण करते हैं। और आक्रमण करने का कारण यही था कि दादाजी और चाचाओं का क्या है, बदला लेने के लिए क्या है, आक्रमण करते हैं। कम संसाधन, कम सैनिक होते हुए भी दोस्तों क्या है, आक्रमण करके इस जैसा सिंह को पराजित करते हैं और चित्तौड़ से क्या है, निकाल कर भगा देते हैं और क्या है, चित्तौड़ पर अधिकार कर लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों क्या है, राणा शाखा की नींव रखते हैं चित्तौड़ पर, यानी कि मेवाड़ के अंदर। दोस्तों ये बात तो हुई है। अब हम राणा हमीर के बारे में और पढ़ते हैं दोस्तों, क्या क्या बातें हैं इनके बारे में दोस्तों ध्यान रखना। तो हम आगे बात करेंगे दोस्तों कि क्या क्या इन्होंने कार्य किया है, किन के साथ और युद्ध किया है राणा हमीर ने दोस्तों। ठीक है दोस्तों, राणा हमीर, अब इनका शासनकाल देख लेते हैं पहले कि राणा हमीर का शासनकाल क्या था दोस्तों। तो राणा हमीर का शासनकाल क्या था दोस्तों, तो शासनकाल था कि 1326 के अंदर तो शासक बने और 1364 तक क्या है दोस्तों, शासक बने रहे मेवाड़ के। दोस्तों ध्यान रखना। अब राणा हमीर के बारे में हमने बात की थी कि ये सिसोदा जागीर के क्या थे दोस्तों, सिसोदा जागीर के क्या थे दोस्तों, जागीरदार थे। सिसोदा जागीर के दोस्तों क्या थे, जागीरदार थे दोस्तों। ठीक है, जागीरदार थे। अब हमने बात की थी कि ये दोस्तों क्या है, लक्ष्मण सिंह जी के पोते थे। किनके दोस्तों, लक्ष्मण सिंह जी के पोते थे दोस्तों। ठीक है, ये बात भी हो गई। और इनके पिता का नाम था दोस्तों अरि सिंह। क्या नाम था दोस्तों, अरि सिंह नाम था दोस्तों। क्या नाम था, अरि सिंह। और दोस्तों हमने ये बात भी की थी इनके बारे में कि 1326 ईस्वी के अंदर दोस्तों क्या है, चित्तौड़ पर क्या है दोस्तों, ये आक्रमण करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं। और चित्तौड़ के अंदर दोस्तों जो हमारे दोस्तों क्या है, मालदेव चौहान है, मालदेव चौहान का दोस्तों क्या है, जो बेटा था जैसा, इस जैसा को क्या है दोस्तों, ये जैसा सिंह है, इस जैसा सिंह को क्या है दोस्तों, पराजित कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, पराजित कर देते हैं। और पराजित करने के बाद दोस्तों क्या है, चित्तौड़ के अंदर दोस्तों क्या है, चित्तौड़ के अंदर दोस्तों क्या है, राणा शाखा या सिसोदिया शाखा की, किसकी दोस्तों, राणा शाखा या फिर दोस्तों सिसोदा शाखा की, किसकी, राणा शाखा या सिसोदिया शाखा की क्या है दोस्तों, ये नींव रखते हैं। सिसोदिया शाखा की नींव रखते हैं, यह बात हमने की थी दोस्तों, नींव रखते हैं। ठीक है दोस्तों। और इन्हें क्या है दोस्तों, मेवाड़ के अंदर दोस्तों, मेवाड़ के अंदर राणा शाखा का क्या है दोस्तों, राणा शाखा का संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, क्या है, संस्थापक कहा जाता है। और एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, इन्होंने दोस्तों क्या है, छापामार पद्धति दोस्तों, किसकी, छापामार या फिर दोस्तों क्या है, गुरिल्ला, कौन सी दोस्तों, गुरिल्ला युद्ध पद्धति के दोस्तों क्या है, इन्हें जनक भी कहा जाता है। किसके दोस्तों, गुरिल्ला युद्ध पद्धति के जनक भी कहा जाता है दोस्तों। अब जनक क्यों कहा जाता है, कैसे कहा जाता है दोस्तों, ये देखना। तो दोस्तों जो गुरिल्ला होता है दोस्तों, वो अचानक हमला करता है, अचानक छापा मारता है अपने शिकार को दोस्तों। जो गुरिल्ला होता है वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए दोस्तों क्या है, पहले तो छुप कर रहता है और फिर क्या है दोस्तों, छापा मारता है। तो छापा मारने के कारण दोस्तों उसे क्या है, छापा मार भी कहा जाता है। और ये बात दोस्तों क्या है, इनके समझ में आ गई थी कि गुरिल्ला इस प्रकार से अपने शिकार पर क्या है, छापा मारता है। और शिकार कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, छापा मार के उस शिकार को क्या है, कमजोर किया जा सकता है और उसे हरा दिया जाता है। तो इस युद्ध पद्धति का दोस्तों क्या है, ये निर्माण करते हैं किसका, छापा मार का। और छापा मारने का काम दोस्तों क्या है, जानवर के अंदर गुरिल्ला करता है, इसलिए इसे गुरिल्ला युद्ध पद्धति भी कहा जाता है। और मेवाड़ के अंदर या बाकी बात करें तो छापामार पद्धति युद्ध है, उस युद्ध के जनक इनको कहा जाता है, क्योंकि इस युद्ध
की जो पद्धति है इन्होंने ही पहले अपनाई थी, इसलिए इन्हें जनक कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इस छापामार पद्धति का सर्वाधिक प्रयोग किसने किया दोस्तों? तो ध्यान रखना छापामार पद्धति का सर्वाधिक प्रयोग दोस्तों हमारे महाराणा प्रताप ने किया था दोस्तों। किसने किया था? महाराणा प्रताप ने किया था सर्वाधिक प्रयोग छापामार पद्धति का दोस्तों। सर्वाधिक प्रयोग किसने किया दोस्तों? तो ध्यान रखना महाराणा प्रताप ने किया था। और छापामार पद्धति का दोस्तों क्या है? जनक राणा हमीर को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, किसको कहा जाता है? राणा हमीर को कहा जाता है। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों 1336 के अंदर दोस्तों क्या है? एक ये युद्ध लड़ते हैं और वो युद्ध है दोस्तों सिंगोली का युद्ध। अब सिंगोली कहां पर है? ये युद्ध कैसे हुआ, किन के मध्य हुआ दोस्तों, ये बात करते हैं हम। दोस्तों देखना राणा हमीर के समकालीन दिल्ली का शासक कौन था दोस्तों? किसके समकालीन? राणा हमीर के। अब राणा हमीर की हम बात कर रहे हैं तो इनके समकालीन दिल्ली का शासक कौन है? तो इनके समकालीन दिल्ली का शासक दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक है। कौन है दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक है। कौन है दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक है। ये दिल्ली के शासक है। कौन है दोस्तों? तुगलक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना तुगलक है। मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों क्या करते हैं? मेवाड़ पर, चित्तौड़ पर क्या है दोस्तों? आक्रमण करते हैं। क्या करते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक, ये हमारा दोस्तों क्या है? चित्तौड़ है दोस्तों, ध्यान रखना। इस चित्तौड़ पर दोस्तों क्या है? आक्रमण करते हैं। और आक्रमण कौन करते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक करते हैं। और ये आक्रमण कब करते हैं दोस्तों? तो ये आक्रमण 1336 ईस्वी के अंदर करते हैं। कब करते हैं? 1336 ईस्वी के अंदर करते हैं। और हमारे चित्तौड़ के शासक कौन है? तो राणा हमीर है। और राणा हमीर का शासनकाल कितना है दोस्तों? तो 1326 से लेकर 64 ईस्वी तक है इनका शासनकाल। ठीक है भाई, इनका शासनकाल ये है। चित्तौड़ पर दोस्तों कौन आक्रमण करता है? मोहम्मद बिन तुगलक आक्रमण करता है। और दोस्तों जो युद्ध होता है 1336 ईस्वी के अंदर, वो युद्ध होता है दोस्तों सिंगोली गांव के अंदर। कहां पर दोस्तों? सिंगोली गांव के अंदर युद्ध होता है, इसलिए इसे दोस्तों क्या है? सिंगोली का युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सिंगोली का युद्ध भी कहा जाता है। और ये युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1336 ईस्वी के अंदर हुआ था। और ये सिंगोली स्थान कहां पर पड़ता है दोस्तों? तो ये स्थान दोस्तों ध्यान रखना बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है। कहां पर दोस्तों? बांसवाड़ा के अंदर आता है। बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है। सिंगोली स्थान बांसवाड़ा में पड़ता है। और दोस्तों क्या है? सिंगोली का युद्ध हुआ था। और ये युद्ध किन किन के मध्य हुआ दोस्तों? तो एक तरफ तो है हमीर साहब हमारे, और एक तरफ है हमारे तुगलक साहब। कौन है दोस्तों? तुगलक। ठीक है दोस्तों, हमीर और तुगलक के मध्य दोस्तों क्या है? युद्ध होता है सिंगोली गांव के अंदर, इसलिए इसे सिंगोली का युद्ध कहा जाता है। और ये युद्ध 1336 ईस्वी के अंदर हुआ था। और इस युद्ध के अंदर जिसकी विजय हुई थी वो विजय हुई थी हमीर की। किसकी विजय हुई थी दोस्तों? हमीर की विजय हुई थी दोस्तों। किसकी विजय हुई थी? हमीर की विजय हुई थी दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, हमीर की विजय हुई थी दोस्तों। और GH ओझा जी कहते हैं यहाँ पर दोस्तों एक बात कहते हैं, गौरी शंकर हीराचंद ओझा दोस्तों, ध्यान रखना परीक्षा में पूछ लेते हैं कभी कभी कि GH ओझा के अनुसार हमीर ने सिंगोली युद्ध के पश्चात तुगलक को कितने माह तक क्या है दोस्तों बंदी बनाकर रखा था, और कब तक बंदी बनाया गया था, रिहा कब किया था, रिहा करने पर उसे क्या दंड दिया गया था, या उसे क्या क्या लिया गया था रिहा करने पर दोस्तों, ध्यान रखना। तो GH ओझा जी कहते दोस्तों, एक बात रखना, एक बात ध्यान रखना, GH ओझा जी कहते हैं कि इस युद्ध के पश्चात, किसके दोस्तों? इस युद्ध के पश्चात दोस्तों क्या है? इस युद्ध के पश्चात किसको दोस्तों? तुगलक को क्या है दोस्तों 3 माह तक बंदी बनाकर रखते हैं। किसको दोस्तों? तुगलक को 3 माह तक दोस्तों क्या है? बंदी बनाकर रखते हैं। कितने माह तक दोस्तों?
बंदी बनाकर रखते हैं 3 माह तक दोस्तों तुगलक को, और फिर 3 माह बाद क्या है, इन्हें रिहा करते हैं दोस्तों। तो रिहा करने पर दोस्तों क्या क्या लेते हैं, तो इनसे ध्यान रखना, जुर्माने के तहत दोस्तों एक तो 50 लाख रुपए लेते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों क्या लेते हैं, तो इनसे अजमेर, रणथंभौर एवं भीलवाड़ा की दोस्तों क्या है, जागीर लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों, एक तो 50 लाख रुपए लेते हैं दोस्तों, कितने, 50 लाख रुपए लेते हैं इनसे, कितने दोस्तों, 50 लाख रुपए, और साथ ही साथ दोस्तों क्या चीज लेते हैं, अजमेर लेते हैं तुगलक से, और क्या लेते हैं दोस्तों, भीलवाड़ा लेते हैं, और क्या लेते हैं दोस्तों, रणथंभौर लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों, रणथंभौर, क्या लेते हैं दोस्तों, रणथंभौर लेते हैं। अब दोस्तों प्रश्न ध्यान रखना, यहां से जो बनते हैं वो मैंने बताए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों दिल्ली का शासक था और राणा हमीर का समकालीन शासक था दोस्तों, यह बात हमने की थी। ये आक्रमण करता है 1336 ईस्वी के अंदर दोस्तों चित्तौड़ पर। उस समय राणा हमीर हमारा शासक था, इसका शासनकाल 1326 से 64 था दोस्तों। और ये जो आक्रमण करता है और जो युद्ध होता है दोस्तों, वो सिंगोली गांव के अंदर युद्ध होता है, इसलिए इसे सिंगोली का युद्ध कहा जाता है। और ये जो सिंगोली स्थान बांसवाड़े जिले के अंदर पड़ता है दोस्तों, और ये युद्ध हमीर और तुगलक के मध्य हुआ था। इस युद्ध के अंदर दोस्तों हमीर की विजय हुई थी, और इस युद्ध के बाद दोस्तों क्या है, जीएच ओझा जी एक कथन कहते हैं कि जो युद्ध है, इस युद्ध के पश्चात क्या है, तुगलक को राणा हमीर ने 3 माह तक बंदी बनाकर रखा, और फिर क्या है दोस्तों, इससे 50 लाख रुपए और अजमेर, भीलवाड़ा, रणथंभौर की जागीर लेकर क्या है, तुगलक को रिहा कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, तुगलक को छोड़ दिया। ये बात करते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि जो राणा हमीर है, इसके समकालीन ईडर का शासक कौन था। ईडर दोस्तों वर्तमान में गुजरात में पड़ता है, तो उसका समकालीन शासक ईडर में कौन था, और उसके साथ भी क्या संबंध थे और क्या बात हुई थी दोस्तों हमारे जो राणा हमीर है, इनके समकालीन हम क्या है बात कर रहे थे, राणा हमीर के समकालीन दिल्ली के शासक की तो बात कर ली। अब ईडर के शासक कौन थे दोस्तों, तो ईडर के शासक दोस्तों कौन थे, जेतकरण थे। कौन थे दोस्तों, जेतकरण। ये जेतकरण जी भी क्या है, हमारे चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं। किस पर दोस्तों, चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं। लेकिन क्या है दोस्तों, इनको भी पराजित कर देते हैं हमारे राणा हमीर ने। क्या करते हैं दोस्तों, जेतकरण को पराजित कर देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, पराजित कर देते हैं। ठीक है, तो ईडर के जो समकालीन शासक जेतकरण जी है, जेतकरण जी क्या है दोस्तों, चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं, मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं। लेकिन राणा हमीर तो राणा हमीर है, छापामार युद्ध पद्धति के जनक के कहे जाने वाले हैं। मेवाड़ में राणा शाका के जनक कहे जाने वाले हैं, संस्थापक कहा जाता है उनको। तो अब इतने बड़े व्यक्ति बन गए हैं हमारे राणा हमीर जी, तो क्या ये जेतकरण से हार जाएंगे? हारने वाले तो ये है नहीं। जेतकरण को भी क्या दोस्तों, धूल चटा दी थी, हरा दिया था, पराजित कर दिया था। क्या कर दिया था दोस्तों, पराजित कर दिया था। अब राणा हमीर ने दोस्तों चित्तौड़ के अंदर एक मंदिर का निर्माण करवाया था। कहां पर दोस्तों, चित्तौड़ के अंदर दोस्तों एक मंदिर का निर्माण करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है दोस्तों, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर एक मंदिर का निर्माण करवाया था, और उस मंदिर का नाम है दोस्तों अन्नपूर्णा माता। किसका निर्माण करवाया था दोस्तों, अन्नपूर्णा माता का निर्माण करवाया था। किसका दोस्तों, अन्नपूर्णा माता मंदिर का निर्माण करवाया था, या अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था दोस्तों, अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था, के मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों। अब ये बात आप ध्यान रखना, राणा हमीर ने क्या है दोस्तों, अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। दोस्तों एक बात इनकी ध्यान रखना, इन्हें दोस्तों क्या है, मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, मेवाड़ का उद्धारक भी। दोस्तों उद्धारक का अर्थ होता है
कि बचाए रखना दोस्तों। क्या अर्थ होता है? बचाए रखना। और इन्होंने तो दोस्तों क्या है, मेवाड़ को बचाया था, मेवाड़ को सुरक्षित किया था दोस्तों। वापस मेवाड़ के अंदर गुहिल राजवंश की दोस्तों क्या है, अपनी नींव डाली थी। राणा गुहादित्य ने तो दोस्तों क्या है, नींव बनाई थी। बप्पा रावल ने मेवाड़ के अंदर गुहिल राजवंश की नींव डाली थी। और इन्होंने भी दोस्तों क्या है, गुहिल वंश को वापस लेके आए थे मेवाड़ के अंदर, और राणा साका के संस्थापक कहलाए मेवाड़ में दोस्तों। तो इन्होंने भी क्या है, मेवाड़ को बचाया था। पहले तो दोस्तों क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार में चला गया, और उसके बाद उसने अपने पुत्र खिजर खां को दोस्तों क्या है, सौंप के दिल्ली चला गया। खिजर खां भी दोस्तों क्या है, मालदेव चौहान को सौंप कर चला गया। मालदेव चौहान के बाद दोस्तों जैसा सिंह चौहान बनता है। यदि दोस्तों राणा हमीर इस जैसा सिंह चौहान पर दोस्तों क्या है, आक्रमण नहीं करता और उसे चित्तौड़ से नहीं भगाता, तो क्या वापिस गुहिल वंश बन पाता? क्या मेवाड़ के अंदर वापिस गुहिल वंश के शासक आ पाते? क्या नहीं आ पाते? तो यानी कि इन्होंने मेवाड़ का उद्धार किया है, मेवाड़ को बचाया था। किनसे? उनसे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों दिल्ली के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया, तो उसको पराजित किया था। उसके बाद ईडर के शासक ने क्या है दोस्तों, मेवाड़ पर आक्रमण किया था। ईडर के शासक जेतकरण सिंह को भी क्या है दोस्तों, इन्होंने पराजित किया था। यानी कि कुल मिलाकर इन्होंने मेवाड़ को बचाने का काम किया था, मेवाड़ की शक्ति को वापस इकट्ठा करके बनाए रखने का काम किया था दोस्तों। और मेवाड़ के अंदर दोस्तों इन्होंने क्या है, अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण भी करवाया था। ये बात तो हमने राणा हमीर जी के बारे में पढ़ ली दोस्तों। अब राणा हमीर जी के बारे में दोस्तों उपाधियां देखनी है, छोटी मोटी उपाधियां दोस्तों, है छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, लेकिन हम 2-3 बिंदु के अंदर उपाधियां कंप्लीट कर देंगे, फिर हमारे क्या है, राणा हमीर जी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद इनके पुत्र दोस्तों लाखा बनते हैं, जिसे हम लक्ष्मण सिंह भी कहते हैं दोस्तों। लाखा नहीं, लाखा तो इनका पोता था। राणा दोस्तों छेतर सिंह, जिसे हम राणा खेता भी कहते हैं, वो बनता है। कौन बनता है दोस्तों? राणा खेता बनता है। खेता का पुत्र राणा लाखा था दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना आप दोस्तों। राणा हमीर की उपाधियां देखनी है हमें। किसकी दोस्तों? राणा हमीर की। तो राणा हमीर की जो उपाधियां है दोस्तों, वो उपाधियां क्या क्या है, वो हम 1 मिनट के अंदर देख लेते हैं दोस्तों। पहली उपाधि दोस्तों, इन्हें कहा जाता है कि मेवाड़ का उद्धारक। क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ये बात तो हो चुकी है। अब हम दूसरी उपाधि बात करेंगे दोस्तों। जो इनको दूसरी उपाधि दी गई है, वो दूसरी उपाधि दोस्तों राणा कुंभा ने दी दोस्तों। इनकी लगभग 3 या 4 उपाधियों की बात करेंगे हम। पहली उपाधि दोस्तों मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। दूसरी उपाधि दोस्तों इन्हें दी थी राणा कुंभा ने। किन्होंने दी दोस्तों? राणा कुंभा ने दी थी। और राणा कुंभा ने किसमें दी थी दोस्तों? तो इन्होंने एक नाटक लिखा था। कुंभाजी ने जो नाटक लिखे, उनमें से एक नाटक है दोस्तों, उस नाटक का नाम है रसिक पीरिया नाटक दोस्तों। क्या नाटक है दोस्तों? रसिक। नाटक का नाम क्या है दोस्तों? रसिक पीरिया नाटक है दोस्तों। क्या नाटक है दोस्तों? रसिक पीरिया नाटक। इस रसिक पीरिया नाटक के अंदर दोस्तों क्या है, हमीर को इन्होंने दोस्तों किसकी? वीर की उपाधि दी दोस्तों। किसकी उपाधि दी? वीर की उपाधि दी। यानी कि इन्होंने रसिक पीरिया नाटक में क्या है दोस्तों, वीर कहा। किसको? राणा हमीर को दोस्तों। क्या कहा? जो रसिक पीरिया नामक दोस्तों टीका था। क्या था दोस्तों? रसिक पीरिया नामक टीका दोस्तों। उस टीका के अंदर ये एक नाटक था दोस्तों, रसिक पीरिया टीका दोस्तों। क्या है? रसिक पीरिया टीका था दोस्तों। इस रसिक पीरिया टीका के अंदर दोस्तों क्या है, वीर की उपाधि दी थी राणा कुंभा ने। तीसरी बात करते हैं दोस्तों, तो इन्हें कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर दोस्तों, और क्या है, जो हमारी मेवाड़ के अंदर दोस्तों एक और है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति दोस्तों। इसके अंदर क्या कहा गया है दोस्तों, ध्यान देना, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति दोस्तों। क्या है?
कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और साथ ही साथ दोस्तों क्या है कुंभलगढ़ लेक या कुंभलगढ़ शिलालेख के अंदर दोस्तों कुंभलगढ़ लेख या शिलालेख के अंदर दोस्तों क्या है इन विषम घाटी पंचानन कहा गया है। क्या कहा गया है? विषम घाटी पंचानन कहा गया है। क्या कहा गया दोस्तों? पंचानन। अब विषम घाटी पंचानन क्यों कहा गया है? तो दोस्तों समझना, विषम घाटी पंचानन का अर्थ होता है कि विपरीत समय में, विपरीत आक्रमण के समय दोस्तों क्या है शेर के समान दोस्तों क्या है दिखाई देने वाला। जिस प्रकार से दोस्तों क्या है एक शेर पर आक्रमण होता है, शेर एक विपरीत परिस्थिति में क्या है फंस जाता है, उसके बावजूद भी वो क्या है दोस्तों उस आक्रमण का, उस आपदा का, उस परिस्थिति का दोस्तों क्या है सामना करता है और उससे क्या है डट कर खड़ा रहता है और उस सामना करते हुए दोस्तों क्या है उस परिस्थिति का सामना करते हुए अपनी जीत हासिल करता है। तो उसी प्रकार दोस्तों क्या है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और कुंभलगढ़ लेक के अंदर दोस्तों क्या है इन्हें विषम घाटी पंचानन कहा गया है कि विपरीत परिस्थिति के अंदर दोस्तों क्या है विपरीत परिस्थिति के अंदर दोस्तों क्या है यह शेर के समान सूरवीर बनकर रहे, सूरवीर दिखने वाले थे दोस्तों, सूरवीर रहे हैं और सूरवीर दिखे भी हैं दोस्तों। जिस प्रकार से 1326 के अंदर दोस्तों क्या है जैसा सिंह को हराया था और चित्तौड़ प्राप्त किया था, उसके बाद 1336 के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था, उसके बाद दोस्तों ईडर के जो राजा थे जेतकरण उसको हराया था दोस्तों। ये बात हो गई, इन्हें ये कहा गया है दोस्तों। तो 3 तो उपाधियां हैं और चौथी उपाधि दोस्तों ध्यान रखना कर्नल जेम्स टोड ने कहा है इनको। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है इनके बारे में तो दोस्तों ध्यान देना, कर्नल जेम्स टोड इनके बारे में अपनी पुस्तक के अंदर लिखते हैं दोस्तों। इनकी जो एक पुस्तक थी उस पुस्तक के अंदर कर्नल जेम्स टोड लिखते हैं, ये लिखते हैं कि भारत देश के अंदर दोस्तों हमीर के लिए एक बात लिखते हैं, एक लाइन लिखते हैं, वो कथन मैं आपको बता देता हूं कि भारत में एक ही प्रबल राजा बचा है, भारत में एक ही प्रबल राजा बचा है। क्या बचा है दोस्तों? प्रबल राजा बच्चा है। क्या बच्चा है दोस्तों? एक प्रबल राजा बच्चा है। बाकी सारे राजवंश नष्ट हो गए, बाकी सारे राजवंश नष्ट हो गए हैं, सारे राजवंश नष्ट हो गए हैं दोस्तों। ये बात क्या है हमीर के लिए लिखते हैं कि भारत में हमीर ही एक प्रबल राजा है दोस्तों। क्या है? भारत में हमीर ही दोस्तों ध्यान रखना, हमीर एक प्रबल राजा बचा है, बाकी सारे राजवंश नष्ट हो गए हैं। यह बात दोस्तों कर्नल जेम्स टोड कहता है और किन के बारे में कहता है? हमीर के बारे में कहता है। हमीर के बारे में यह बात कहता है कि हमीर एक प्रबल राजा है, बाकी तो सारे राजवंश क्या है नष्ट हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इनकी उपाधियां। हमीर को एक तो मेवाड़ का उदारक कहा जाता है, दूसरी बात हमने कही थी कि राणा हमीर के लिए राणा कुंभा ने रसिक पीरे नामक टीका में दोस्तों, किसमें? रसिक पीरे टीका में क्या है वीर की उपाधि दी थी। और दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या कुंभलगढ़ लेक के अंदर इसे दोस्तों क्या है विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। और कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों क्या है हमीर को एक प्रबल राजा बताया है और बाकी सारे राजवंश नष्ट हो गए हैं, ये कथन लिखा है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि जो राणा हमीर है इनकी मृत्यु कब हुई दोस्तों? तो ध्यान रखना राणा हमीर की मृत्यु दोस्तों, इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1364 के अंदर दोस्तों। कब हुई थी? 1364 के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। इनके बाद इनका जो ज्येष्ठ पुत्र दोस्तों छेतर सिंह है वो राजा बनता है और छेतर सिंह को हम दोस्तों क्या है खेता सिंह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? खेता सिंह कहते हैं दोस्तों देखना छेतर सिंह जी। अब हम किन को पढ़ेंगे? छेतर सिंह जी को पढ़ेंगे। इनके बारे में भी महत्वपूर्ण दोस्तों क्या है जो 5-7 बिंदु है उनको देखेंगे। छेतर सिंह जी दोस्तों, राणा छेतर सिंह जी को दोस्तों क्या है
राणा खेताबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? राणा खेताबी कहा जाता है दोस्तों। अब राणा खेता क्यों कहा जाता है दोस्तों, ये आपको पता होगा, नहीं है तो मैं बता देता हूं दोस्तों। कभी आपने खेत देखा होगा तो उस खेत का हम दोस्तों क्या है, क्षेत्रफल निकालते हैं, जिसके तहत दोस्तों इनको भी क्या है, खेता कहने लग गए। क्या कहने लग गए? खेता दोस्तों। कुछ लॉजिक लगाते हैं ऐसा लोग बाग, तो वो लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि इस कारण ऐसे लोग बाग लॉजिक लगाते हैं, तो वो लॉजिक था वो मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं दोस्तों राणा खेता या छेतर सिंह का जो शासनकाल है, वो शासनकाल कितना था दोस्तों? तो शासनकाल इनका प्रारंभ होता है 1364 में। 1364 के अंदर हमीर की मृत्यु हुई थी। हमीर की मृत्यु के बाद यानी कि हमीर साहब क्या है, मर गए थे, स्वर्गवासी हो गए थे, भगवान को प्यारे हो गए थे। उसके बाद उनका जो बड़ा पुत्र था राणा खेता या छेतर सिंह, वो क्या है, शासक बनता है। और यह शासक दोस्तों 1382 तक रहता है। कब तक रहता है? 1382 तक रहता है मेवाड़ का दोस्तों। अब दोस्तों इनके पिता का नाम क्या है? तो पिता का नाम आपको पता है कि सर जी क्या बता रहे हो पिता का नाम? अरे पिता का नाम देख लो, क्या था? राणा हमीर था दोस्तों। राणा हमीर ने दोस्तों, ध्यान रखना, लगभग पूरे मेवाड़ पर क्या है दोस्तों, लगभग पूरे मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था दोस्तों। लगभग पूरे मेवाड़ पर क्या है दोस्तों, अधिकार कर लिया था। क्या कर लिया था दोस्तों? अधिकार कर लिया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। राणा हमीर ने लगभग पूरा अधिकार कर लिया था, और जो भी बचा कुचा रह गया था क्षेत्र, उस क्षेत्र को क्या है, राणा छेतर सिंह या खेता ने क्या है, प्राप्त कर लिया था। मेवाड़ में मिलाकर क्या है, मेवाड़ का जो साम्राज्य है, जो दोस्तों विस्तार था, उससे वापस पुणे बप्पा रावल की तरह फैलाने की कोशिश की, और फैलाया भी था। लेकिन बप्पा रावल ने तो मेवाड़ को बहुत लंबा फैलाया था, ये इतना नहीं फैला पाए, लेकिन फिर भी अच्छा खासा फैला दिया था। अच्छा खासा मेवाड़ का साम्राज्य पुणे मेवाड़ पर क्या है, अधिकार कर लिया था दोस्तों। ध्यान रखना, पिता का नाम राणा हमीर है। राणा हमीर के बाद दोस्तों क्या क्या बात बनती है? छेतर सिंह जी के समय दोस्तों एक दिल्ली का समकालीन शासक था। इनके समय दोस्तों एक दिल्ली का समकालीन शासक था। तो दिल्ली का जो समकालीन शासक था दोस्तों, वो शांत रहा इनके साथ दोस्तों। दिल्ली का जो समकालीन शासक है वो था दोस्तों फिरोज तुगलक। कौन था? फिरोज तुगलक था। और ये फिरोज तुगलक दोस्तों क्या है, हमारे जो खेता जी हैं इनके साथ दोस्तों कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करता है। यानी कि फिरोज तुगलक और राणा खेता दोस्तों क्या है, अपनी अपनी सीमाओं में थे, अपने अपने स्थान पर थे, ना तो किसी से कोई लेना ना किसी से देना। यानी कि यूं कहूं तो फिरोज तुगलक और दोस्तों राणा खेता के मध्य कोई भी बातचीत का व्यवहार नहीं था। ये दोनों अपनी सीमा में मस्त रहते, आराम से रहते, आराम से अपनी अपनी सीमा में काम करते, कोई दखल अंदाजी नहीं करता। तो समकालीन शासक था दिल्ली का, लेकिन हमारे साथ इतने कोई अच्छे संबंध नहीं रहे इसको लेकर दोस्तों। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, एक मालवा का शासक था दोस्तों। मालवा का शासक दोस्तों, इस मालवा का शासक का नाम क्या था दोस्तों, ये बता देता हूं मैं। तो इस मालवा का जो शासक है दोस्तों, ये मालवा का शासक का नाम है दोस्तों दिलावर खा खोरी दोस्तों। क्या नाम है? दिलवार खा गोरी दोस्तों, नहीं दिलावर खा गोरी नाम है। क्या नाम है दोस्तों? दिलावर खा गोरी। दिलावर खा गोरी नाम है दोस्तों। इसे दोस्तों लोग प्यार से दोस्तों अमीन शाह कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? अमीन शाह। यानी कि ये जो दिलावर खा गोरी है, ये अमीन शाह नाम से क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध था। क्या था? इसका नाम तो कुछ और है, लेकिन ये प्रसिद्ध अमीन शाह से प्रसिद्ध था। दिलावर खा गोरी मालवा का शासक था, अमीन शाह के नाम से क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध था। लेकिन इस दिलावर खा गोरी को भी क्या है, हमारे जो खेता साहब हैं, ये खेता साहब दोस्तों क्या है, पराजित कर देते। क्या कर देते दोस्तों? ये खेता साहब है, इस दिलावर खा गोरी को क्या है दोस्तों, पराजित कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों? पराजित कर देते हैं। और पराजित करने के बाद दोस्तों क्या है, मेवाड़ और मालवा के बीच संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? मेवाड़ और मालवा के बीच क्या है दोस्तों,
संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। अब ये आप ध्यान रखना दोस्तों, संघर्ष ये समाप्त कहां पर होगा, कब होगा, कैसे होगा, तब बात करेंगे कि मेवाड़ और मालवा के बीच संघर्ष प्रारंभ कब, यानी कि कहां हुआ था, किन शासकों से हुआ था दोस्तों, ये बात करेंगे वापस हम वहां पर। तो ध्यान रखना, खेता सिंह क्या है, जो मालवा के दिलावर खां गोरी है, जो अमीन शाह के नाम से प्रसिद्ध था, इसको क्या है, पराजित करते हैं। मेवाड़ और मालवा संघर्ष क्या है, प्रारंभ होता है यहां से दोस्तों। ये बात ध्यान रखना दोस्तों। ये बात तो होगी। छेतर सिंह ने दोस्तों, जिसे हम खेता कहते हैं, इन्होंने दोस्तों क्या है, मांडल को दोस्तों और छप्पन को और बदनौर को दोस्तों, जो मांडल है, छप्पन का मैदान दोस्तों जिसे हम कहते हैं, जो छप्पन का बाग है उसे दोस्तों, और क्या है, मांडल, छप्पन और बदनौर को क्या है, मेवाड़ में विलय करते हैं दोस्तों। और एक जहाजपुर है उसको भी क्या है, मेवाड़ में विलय करते हैं दोस्तों। इनके समकालीन दोस्तों एक बूंदी का शासक था। बूंदी का शासक दोस्तों कौन था? लाल सिंघाड़ा दोस्तों। कौन था? लाल सिंघाड़ा। इस लाल सिंघाड़ा को भी क्या है, पराजित करके बूंदी को मेवाड़ में क्या है दोस्तों, विलय करते हैं। अब क्या क्या दो बिंदु हमने देखे, उसकी चर्चा कर लेते हैं वापस एक बार दोस्तों। छेतर सिंह या खेता जी ने दोस्तों किन किन को मेवाड़ के अंदर विलय किया दोस्तों? तो एक तो हमने कहा था कि इन्होंने मांडल को विलय किया था दोस्तों। मांडल के साथ दोस्तों क्या है, छप्पन का, और क्या है दोस्तों, जहाजपुर को। किसको दोस्तों? छप्पन को और जहाजपुर को क्या है दोस्तों, इन्होंने विलय किया था। और एक गांव और रह गया दोस्तों, एक जागीर और रह गई थी, वो थी बदनौर। क्या थी दोस्तों? बदनौर। इन सभी का क्या है दोस्तों, मेवाड़ में विलय किया था। क्या किया था दोस्तों? मेवाड़ के अंदर क्या है दोस्तों, इन सभी को विलय किया था, यानी कि मेवाड़ के अंदर दोस्तों क्या है, मिलाया था, ताकि क्या है, मेवाड़ है वो पहले की तरह वापिस बड़ा सा मेवाड़ बन जाए दोस्तों। ठीक है, ये काम इन्होंने किया था, यानी कि जो बचा कुचा स्थान था इन्होंने विलय कर दिया। जो पहले करना था वो तो दोस्तों किन्होंने, राणा हमीर ने किया, और बाकी बच्चा कुचा इन्होंने कर दिया दोस्तों। खेताजी के एक समकालीन दोस्तों क्या है, इनके समकालीन दोस्तों एक बूंदी के शासक थे। बूंदी के शासक का नाम दोस्तों क्या नाम आता है? तो इनके समकालीन दोस्तों देखना, बूंदी के शासक थे। बूंदी के शासक का नाम आता है दोस्तों लाल सिंघाड़ा। क्या नाम आता है दोस्तों? लाल सिंघाड़ा थे। कौन थे दोस्तों? यानी हाड़ा शासक थे, लाल सिंघाड़ा। ये बूंदी के शासक थे दोस्तों, ध्यान रखना। कहां के शासक थे दोस्तों? बूंदी के शासक थे। ये भी क्या है, 2 4 5 6 थोड़ी ज्यादा करबा ला गया, 3 5 थोड़ी लाल सिंह जी हाड़ा क्या है, वती करबा ला गया। तो अब ज्यादा कर रहा तो ज्यादा कर रहा तो ठाणे आने लगाना पेड़ी। तो ठाणे लगावा के लिए अपना खेताजी खूब है, ठाणे लगावा के लिए लाल सिंह जी हाड़ा को खेताजी खूब है। तो खेताजी क्या है, लाल सिंह जी हाड़ा के साथ क्या है, युद्ध करते हैं, और युद्ध के अंदर क्या है, लाल सिंह हाड़ा को पराजित कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों? पराजित कर देते हैं। और इस बूंदी का भी क्या है, मेवाड़ के अंदर दोस्तों क्या है, विलय कर देते हैं। किसके अंदर दोस्तों? मेवाड़ के अंदर इस बूंदी को भी क्या है, मिला देते हैं। यानी कि बोलते हैं कि मेवाड़ के अंदर क्या है, बूंदी की आवश्यकता है। बूंदी अगर मेवाड़ में आ जाए तो मेवाड़ मेवाड़ बन जाएगा। और इस लाल सिंह हाड़ा को क्या है, हरा देते हैं, युद्ध करके पराजित कर देते हैं दोस्तों। अब ये बात तो हो गई दोस्तों। इतनी बात ध्यान रखना दोस्तों, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताना दोस्तों कमेंट करके वास्तव में कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है दोस्तों। और कुछ तरीका अलग अपनाएं आपको समझाने के लिए तो वो भी बताना कि सर जी हमें ये यहाँ पर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, आप कुछ अलग तरीका लगाओ, तो वो भी लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, और मैं आपको दोस्तों जो नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करवा रहा हूं दोस्तों, और मेरे व्हाट्सएप चैनल में तो क्या है दोस्तों, पीडीएफ की लिंक उपलब्ध करवा रहा हूं, तो वो आपको उपलब्ध हो रहे हैं या नहीं ये भी बताना दोस्तों कि उपलब्ध हो रहे हैं या नहीं दोस्तों। ठीक है, पढ़ाई संबंधित दोस्तों जो हम बात कर रहे हैं इतिहास को लेकर, जो पढ़ाने का तरीका है मेरा, यदि वो समझ में आ रहा है दोस्तों तो बता देना,
नहीं आ रहा है तो कुछ परिवर्तन करना हो तो भी बता देना, परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और क्या कर सकते हैं, आपके लिए हाजिर है हम। तो हमारा काम है आपका सहयोग करना, आपका काम है सहयोग हमारा करना। क्लास पसंद आए तो लाइक करना दोस्तों, और अच्छा सा कमेंट करना। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। और ध्यान रखना आपके दोस्तों तक भी इस क्लास को ऐसे शेयर करते रहो, ताकि उनको भी क्या है, राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा है, उन प्रतियोगी परीक्षाओं की, वो जिन जिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या है, राजस्थान इतिहास विषय के लिए क्या है दोस्तों, ये क्लास एक कारगर काम करेगी दोस्तों, एक दवाई के रूप में काम करेगी, जो उनको क्या है, सिलेक्शन लेने के लिए पूरी की पूरी मदद करेगी हमारे इतिहास की क्लास है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों, इन्होंने दोस्तों समकालीन शासक बूंदी के लाल सिंह हाड़ा को हराया था, मांडल 56 और जाजपुर बदन को क्या है, मेवाड़ बदनौर को क्या है, मेवाड़ के अंदर मिलाया था दोस्तों। ये काम तो इन्होंने कर दिया। अब खेताजी के पुत्र की बात करें दोस्तों, तो हमने अभी तक जितने भी राजाएं पढ़े हैं उनमें से किसी भी राजा के बारे में ये नहीं कहा कि खेताजी के इतने पुत्र थे। हमने उन पुत्र की बात की जो मेवाड़ के इतिहास के बारे में क्या है दोस्तों, जाने जाते हैं दोस्तों। मेवाड़ के इतिहास के क्या, हम सभी राजाओं के पुत्र के बारे में यही बात करेंगे कि इन्होंने ये काम किया, उन्हीं पुत्र के नाम की चर्चा हम करेंगे और उन्हीं रानियों की हम चर्चा करेंगे। लेकिन खेताजी के दोस्तों हम 7 पुत्र हैं, उन 7 पुत्र की चर्चा न करके दोस्तों, इनके जो 2 दासी पुत्र थे, दासी पुत्र और भी हैं लेकिन 2 दासी पुत्र हैं, उनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या है, हम खेताजी को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो ध्यान रखना, खेताजी की मृत्यु होती है उसकी बात भी हम करेंगे। उनके बाद इनका बड़ा ज्येष्ठ पुत्र क्या है, शासक बनता है दोस्तों। खेताजी के पुत्र की बात करते हैं अब हम, किनकी, खेताजी के। तो खेता के जो पुत्र है दोस्तों, वो पुत्र कितने हैं, 7 पुत्र हैं। अब हमें इन पुत्र से कोई लेना देना नहीं है, हम इनमें से दोस्तों जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वो शासक बनेगा, उसकी बात हम करेंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, इनके क्या है दोस्तों, 2 दासी पुत्र थे। कितने, 2 दासी पुत्र थे दोस्तों, 2 दासी पुत्र थे दोस्तों। ये जो 2 दासी पुत्र है दोस्तों, ध्यान रखना, आपको कहीं कहीं ये देखने को भी मिला होगा कि इनके 2 औरस पुत्र थे। क्या थे दोस्तों, तो इन दासी पुत्र को ही क्या है दोस्तों, औरस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, औरस पुत्र भी कहा जाता है। यानी कि दासी को क्या है दोस्तों, औरस भी कहा जाता है। तो इनके 2 दासी पुत्र थे और उनका नाम था दोस्तों, एक का नाम चाचा और एक का नाम मेरा था दोस्तों। क्या नाम था दोस्तों, एक का नाम चाचा था, दूसरे का नाम दोस्तों क्या था, मेरा था। क्या नाम था दोस्तों, चाचा, और एक का नाम दोस्तों क्या था, मेरा था। अब चाचा और मेरा का संबंध दोस्तों हम आगे बात करेंगे कि इन्होंने किन की हत्या की थी और क्यों हत्या की थी दोस्तों, ये बात हम करेंगे आगे। लेकिन ध्यान रखना, ये दोनों क्या थे, दासी पुत्र थे। और उस दासी का नाम दोस्तों क्या था, तो नाम मैं बता देता हूं दोस्तों। नाम क्या था, उस दासी का नाम था दोस्तों खातिन। क्या नाम था दोस्तों, खातिन नाम था। ये कोई खाती जाति की महिला नहीं थी दोस्तों, ध्यान रखना, इसका नाम खातिन था। इसलिए दोस्तों ये जो राणा लाखा हुआ था दोस्तों, राणा लाखा इसे क्या कहता था दोस्तों, ध्यान रखना, तो राणा लाखा भी इसे दोस्तों क्या है, राणा लाखा खातिन कहते था। और इनको क्या है दोस्तों, चिढ़ाता भी था। क्या करता था दोस्तों, चिढ़ाने का काम भी करता था कि खाती के पुत्र, खाती के पुत्र, खाती के पुत्र, ऐसा कहता रहता था दोस्तों। चिढ़ाने का काम करता है। हम भी चिढ़ाते अपने दोस्त को, हम भी चिढ़ाते अपने भाई को किसी बात को लेकर, तो ये भी तो चिढ़ाएंगे ना। जो लाखा था वो भी क्योंकि है तो भाई है, सौतेले भाई है, दासी पुत्र है, लेकिन है तो भाई है, क्योंकि पिता तो एक है, तो चिढ़ाते तो ही है। तो दासी पुत्र था, दासीन का नाम खातिन था। 2 पुत्र थे दोस्तों और इनके 7 पुत्र थे। इन 7 में से दोस्तों एक ज्येष्ठ पुत्र था। क्या था दोस्तों, ज्येष्ठ, यानी कि सबसे बड़ा पुत्र था दोस्तों, वो था राणा लाखा। क्या था दोस्तों, लाखा। और लाखा का मूल नाम था दोस्तों लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था, लक्ष्मण सिंह।
और ये लक्ष्मण सिंह जो शासक बनते हैं दोस्तों वो बनते हैं 1382 ईस्वी में। कब बनते हैं? 1382 ईस्वी के अंदर दोस्तों क्या है, शासक बनते हैं। अब हम बात करते हैं कि छेतर सिंह की या फिर दोस्तों क्या है खेता की दोस्तों क्या है मृत्यु की बात करते हैं दोस्तों। तो छेतर सिंह या खेता सिंह की दोस्तों क्या है मृत्यु होती है। और ये मृत्यु दोस्तों कब होती है? तो ध्यान रखना 1382 ईस्वी के अंदर क्या है मृत्यु होती है दोस्तों। कब होती है? 1382 ईस्वी के अंदर दोस्तों क्या है मृत्यु होती है। और 1382 ईस्वी में इनका ज्येष्ठ पुत्र दोस्तों क्या है शासक बनता है दोस्तों। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि इसके आगे का टॉपिक शुरू करते हैं तो वो भी बड़ा है, पूरा हो नहीं पाएगा दोस्तों। हम कल राणा लाखा और मोकल को कंप्लीट कर देंगे। मोकल के बाद दोस्तों जो कुंभा है, कुंभा पढ़ेंगे दोस्तों, परसों पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमें ये कंप्लीट कर देंगे कल। तो दोस्तों अब ध्यान रखना, हम आज दोस्तों राणा हमीर के बारे में पढ़ा था। राणा हमीर में दोस्तों मैं छोटे से 5 मिनट के अंदर रिवीजन करवा देता हूं पूरा का पूरा, वापस ध्यान रखना। राणा हमीर ने दोस्तों 1326 में जैसा सिंह को क्या है पराजित किया था और चित्तौड़ प्राप्त किया था दोस्तों। 1336 के अंदर दोस्तों क्या है मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया था और सिंगोली का युद्ध हुआ था, उसमें विजय हुआ था दोस्तों। और जीएच ओझा जी कहते हैं कि हमीर ने दोस्तों क्या है बिलवाड़ा लिया था, अजमेर लिया था दोस्तों उससे, और 50 लाख रुपए भी लिए थे दोस्तों। फिर उसको क्या है 3 माह बाद रिहा भी कर दिया था। इसके बाद दोस्तों उन्होंने क्या है ईडर के राजा जेतकर्ण को पराजित किया था। उनने दोस्तों क्या है मेवाड़ के अंदर, चित्तौड़ के अंदर अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद हमने पढ़ा था दोस्तों कि जो राणा हमीर है इन्हें मेवाड़ का उद्धारक कहा गया है। इन्हें कुंभलगढ़ लेक के अंदर दोस्तों और क्या है कीर्ति प्रशस्ति के अंदर दोस्तों क्या है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर दोस्तों इन्हें विषम घाटी पंचानंद कहा गया है। और राणा कुंभाजी ने इन्हें दोस्तों क्या है रसिक प्रिय नामक टीका के अंदर दोस्तों इन्हें क्या है दोस्तों वीर की उपाधि दी थी दोस्तों, ये बात हमने की थी। इसके बाद हमने दोस्तों क्या है ये शुरू किया था हमने राणा खेता सिंह जी, और राणा खेता सिंह जी के बारे में बात की थी कि राणा खेता सिंह जी के समकालीन दिल्ली का शासक फिरोज खान तुगलक था। लेकिन दोस्तों फिरोज खान तुगलक के साथ कोई इनका बड़ा संबंध बनता नहीं है, तो हम इनके बारे में पढ़ते नहीं है। फिर इनके बाद दोस्तों हमने बात की थी कि मालवा और मेवाड़ का संघर्ष प्रारंभ होता है। वो संघर्ष प्रारंभ होने का कारण था कि दिलावर खां घोरी को क्या है पराजित किया था इन्होंने। पराजित करने से मालवा और मेवाड़ का संघर्ष प्रारंभ होता है। फिर हमने बात की थी कि दिल्ली जो अपने बूंदी के लाल सिंह हाड़ा है, उस लाल सिंह हाड़ा को पराजित किया था और बूंदी को मेवाड़ में मिलाया था। फिर हमने बात की थी कि मांडल को और छप्पन को, बदनौर को और जहाजपुर को इन्होंने क्या है मेवाड़ के अंदर मिलाया था दोस्तों। फिर हमने बात की थी कि जो इनके 2 पुत्र थे, दासी पुत्र जिसे औरस पुत्र कहा जाता है, दासी का नाम था खातिन दोस्तों, उनके 2 पुत्र थे चाचा और मेरा। इनकी मृत्यु 1382 ईस्वी में होती है और इनका जो उत्तराधिकारी बनता है वो इनका ज्येष्ठ पुत्र जो राणा लक्ष्मण सिंह है, उससे हम लाका कहते हैं, वो बनते हैं 1382 ईस्वी में बनता है दोस्तों। ठीक है, अब हम कल अध्ययन करेंगे दोस्तों। आप सभी को धन्यवाद, फिर से सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा दोस्तों।